नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और बंगाल का संदेश लेकर हम हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। करीब 100 से 110 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करने की क्षमता रखते हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ चुके हैं और आज उन्होंने ममता बनर्जी पर एक तीखा हमला बोलते हुए कहा है, जो उन्हें बी टीम कहा जाता है बीजेपी की। उन्होंने कहा है कि हम एम टीम हैं, हम पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी हैं। और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब गुजरात जल रहा था तब ममता बनर्जी केंद्र में बीजेपी का साथ दे रही थी। उन्होंने ये भी यहाँ पर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को उन्होंने ये कहा है कि ईद मनाने से या नमाज पढ़ने से मुस्लिमों का पेट नहीं भरता। तो यहाँ पर अब मुस्लिम फैक्टर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनता उन्नयन पार्टी के जो हुमायूं कबीर है उनके साथ गठबंधन कर लिया है। और अब इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत कुमार झा सर हैं, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और आज हमारे साथ हमारी नई मेहमान जुड़ रही हैं, महुआ चैटर्जी हैं हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से इन्होंने सालों से कवर किया है और ये दोनों हमें आज बताएंगे कि मुस्लिम फैक्टर जो है वो कितना मायने रखने जा रहा है और कितना निर्णायक भूमिका वो निभाने जा रहा है। महुआ, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूदे हैं। 8 सीटें हालांकि उन्हें सिर्फ मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमले बोलने शुरू कर दिए हैं, अब वहाँ यहाँ पर फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम होते देखेंगे। ये तो ज़रूरी है क्योंकि देखिए मैदान में दो लोग हैं, एक तरफ तृणमूल है, दूसरी तरफ बीजेपी है। एक्चुअली ये बाइपोलर हो गया है बंगाल का इलेक्शन। मान लीजिए 2019 और की लोकसभा और फिर 2021 की असेंबली और इस बार को और 24 भी शामिल है उसमें। तो ये अगर ये चौथा वाला लेके जब से बीजेपी वहाँ पे उभर के आई है तो ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स काफ़ी चलता रहा है बंगाल में। और क्योंकि वहाँ मुसलमान वोटर्स का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मतलब 27% तो ट्रेडिशनली माना ही जाता है। और अभी आपने कहा कि 100 to 110-12 विच मीन्स 1/3 of the voters, 294 सीट्स है असेंबली में। तो असदुद्दीन ओवैसी जब भी कोई इलेक्शन में कूदते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ज़रूर, लेकिन यही उनका ज़रिया है इंटरेस्टिंग बनाने का कि ये जो सारे एक वो पोलराइज्ड इशू को छेड़ देते हैं और वही काम वो कर रहे हैं। खैर आपने कहा 8 ही सीट अभी उन्होंने घोषणा की है, लड़ रहे हैं। लेकिन बात कितनी सीट की नहीं है, 8 सीट है या 80 सीट में वो लड़ रहे हैं, बात उसकी नहीं है। देखिए वो उनका पार्टी जो है वो बाहरी पार्टी है, बंगाल की पार्टी है नहीं। तो सिर्फ एक मुस्लिम आइडेंटिटी लेके वो मैदान में उतरे हैं। इससे कितना वो मुस्लिम वोट, द आइडिया इज ममता को पूरा मुस्लिम वोट ना चले जाए, उसका वो वोट काटने की कोशिश। तो इसमें वो कितना कामयाब होते हैं इस बारे में तो खैर हम देखेंगे कैसे होता है। लेकिन पहले भी असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में इलेक्शन लड़ चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें उनका बहुत उस समय फ़ायदा हुआ नहीं था और उससे बाकी पार्टियों का भी वोटों पे बहुत असर नहीं पड़ा था। क्योंकि मुझे हमेशा एक चीज़ लगता है कि ये जो बाहर से पार्टियां आती हैं, अगर वो रह जाते हैं बंगाल में तो फिर भी उनको कुछ वोट मिल सकते हैं। लेकिन आप इलेक्शन लड़ेंगे, 4 आपका कैंडिडेट होगा और फिर आप स्टेट से चले जाएंगे, वो कैंडिडेट कहाँ घूमेंगे, उनको वो किनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। वहाँ का जो रेसिडेंट मुस्लिम वोटर्स हैं बंगाल के, तो उनको तो वोट देने के पहले और वोट देने के बाद वहीं रहना है ना। बिल्कुल, तो वो तो अपना लोकल जो पार्टीज है उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे रादर देन बाहरी पार्टीज। ठीक है अजीत सर, यहाँ पर ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। जब से लेफ्ट की सत्ता गई है, ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर अच्छी अपनी पकड़ बना रखी है। क्या इस बार उसमें कोई भी बदलाव होता हुआ नजर आता है? असदुद्दीन ओवैसी तो एक छोटा फैक्टर यहाँ पर कहे जा सकते हैं। हुमायूं कबीर ने लेकिन अच्छी खासी कोशिश यहाँ पर ज़रूर की है, लेकिन मुर्शिदाबाद से आगे उनका कितना जनाधार होगा ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति और तमाम सारे फैक्टर्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं?
ये बात सही है महुआ ने जो कहा कि यदि 2011 का सेंसस देखा जाए जी तो बिहार में बंगाल में 27% मुसलमान हैं, जी पर यदि लेटेस्ट सर्वे देखें तो बंगाल में 32% जो है वो अक़लियत का वोटर्स है। तो इसका मतलब 1/3 वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर जी है ना। अब चक्कर है कि पहले ये मेजॉरिटी वोटर ममता के साथ था। इस बार 3 फैक्टर है जो उस वोट को एक तरह से बिखर देता है। पहला एसआईआर में याद रखिएगा पहले अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ वोटर कटेगा। जी तो उसमें से 1.25 करोड़ वोटर बहुत ज्यादा बिल्कुल वोटर होता बिल्कुल है ना। अच्छा, नंबर 2, करीब करीब अभी जो एसआईआर का सप्लीमेंट्री लिस्ट आया है उसमें करीब 28 लाख वोटर वापस आ रहा है उस लिस्ट में। फिर भी जो है करीब 90 लाख वोटर जो है कट रहा है। जी अच्छा, मेरे अनुसार अभी तक डेटा आया नहीं है, पर मेरा जो अनुमान है इसमें मेजॉरिटी अक़लियत का वोट है और उसके बाद थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट वोट भी होगा, जैसे कि मटुआ का वोट है या राजवंशी का वोट है। तो इससे किसको गैरफायदा होगा? लूजर कौन है? तो ममता बनर्जी, क्योंकि इतना वोट तो उनका कट गया, पहली बात। जी दूसरी बात है कि पहली बार 2 पार्टी वहां पर लड़ रहा है, दोनों मुसलमानों का पार्टी। हुमायूं कबीर जी जो काफी दिन से बात कर रहे हैं कि मैं बनाऊंगा बाबरी मस्जिद, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सपोर्टेड हैं बाय संघ परिवार, जी बट वी डोंट नो फॉर श्योर। राइट बट वो काफी कैंपेन कर रहे हैं, 190 191 सीट पे कहते हैं मैं लड़ूंगा। और वो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ और ओवैसी जी के साथ उनका अलायंस हो। अब ओवैसी जी के और उनमें क्या अंतर है हुमायूं कबीर में? याद रखना है, हुमायूं कबीर तृणमूल के एमएलए थे, बिल्कुल अभी 68 हाल ही में निष्कासित हुए हैं वो। निष्कासित हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, अभी तक जी उनको निकाला नहीं गया है। और दूसरा 68,000 वोट से वो जीते थे जी जब तृणमूल के वो कैंडिडेट थे। और दूसरा, ओवैसी जी के साथ क्या है कि ओवैसी जी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिहार में भी मैं ओवैसी जी का इंटरव्यू लिया, उनके साथ काफी समय बिताया था और मैंने उनसे यह सवाल किया था कि आप बंगाल में क्या लड़िएगा? तो उस समय उन्होंने मुझे कहा था उस पर सोचूंगा, उत्तर प्रदेश में तो पक्का लड़ूंगा। तो वो अपने पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं ऑल इंडिया पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत काम करते हैं माइनॉरिटीज के बीच। जी बिहार में यदि देखते आप तो 3 तरह के अक़लियत का वोट है। उसमें से जो एक वोट है जिसको शेरशाह बादी कहते हैं या बादी, वो बांग्ला बोलता है। 1 मिनट याद रखिएगा। तो इधर भी जो है बंगाली वोटर जो है, जो बांग्ला बोलता है, जो जी उर्दू नहीं बोलता है, वो उनके साथ चला जाएगा। ठीक है। उससे होगा अब क्या? मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ यहाँ पर। हाँ। ममता बनर्जी ने 47 मुस्लिम कैंडिडेट को अब तक टिकट दिया है। अगर हम बीजेपी की बात करें, 2 लिस्ट आ चुकी, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया है। तो क्या यहाँ पर इस तरह का फैसला बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, या बीजेपी वहां पर टारगेट ही नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी का स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। जहां पर मुस्लिम बाहुबल इलाका है, वहां पर वो पोलराइज करके सारा हिंदू वोट ले लेती है, उस पर वो जीत जाती है। इनफैक्ट आप यदि नॉर्थ देखिएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर में, तो वहां पर आप देखिएगा कि बीजेपी 2021 में 30 सीट जीती और तृणमूल सिर्फ 23 सीट जीता। ठीक है ना। अच्छा, उसका परसेंटेज वोट देखिएगा तो करीब करीब बराबर है। आप कुछ बिहार ले लीजिए, कुछ बिहार में 9 सीट है, 7 सीट बीजेपी जीती। और अभी इस बार कल परसों में कुछ टिकट कट गया तृणमूल के लीडरों का, तो वो जो है काफी गुस्साए हुए हैं। उसमें से एक अक़लियत का जो लीडर है वो छोड़ के तृणमूल कांग्रेस चला गया है। इसका मतलब है कि मुस्लिम वोटरों के बीच कुरबुराहट है। इनफैक्ट उन्होंने सीधा कहा है, वो जिनका टिकट कट गया, उन्होंने कहा है कि लगता है कि हमारा वोट ले लेती है ममता, पर हमारे लिए कुछ करती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि
जो भी हो, जितना भी वोट कटे, हुमायूं कबीर काटे या ओवैसी जी काटे या ये जो टूट टूट के निकल रहे हैं, जी जी इससे गैरफायदा किसको है? एसआईआर भी ले लीजिए, गैरफायदा तो ममता को ही है। जी। और इससे सबसे बड़ा फायदा किसको है? बीजेपी को, क्योंकि 70 सीट है जहां पर कि विनर और लूजर जी। ने 5,000 से कम वोट बिल्कुल। पर जीता है। उसमें से करीब करीब ठीक है। 40 तृणमूल जीता है। ठीक है। तो उन सब सीटों में ज्यादातर वो नॉर्थ में है, वो हाँ। नॉर्थ में और और मेदिनीपुर किस में। तरह से कौन उस पर इम्पैक्ट डाल पाएगा वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर महुआ, जब ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे की अजीत सर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एसआईआर के मुद्दे को हमने देखा, ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता से सीधे उसे जोड़ते हुए पहुंच रही हैं लोगों तक, खुद को बंगाल की बेटी वो यहाँ पर कहती हैं। ऐसे में जब एसआईआर के विरोध में जो मुस्लिमों की एक सभा हुई थी, उसमें ममता बनर्जी पहुंच के कहती है कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग होती है। तो ये फैक्टर्स जब जो है ये मुस्लिमों को इंटैक्ट रखेंगे ममता बनर्जी के साथ, या बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में जिस तरह से अजीत सर कहते हैं आपको कुछ फर्क लग रहा है 2026 के लिए? आप इसे ले लीजिए। थोड़ा बहुत फर्क तो है, इसलिए कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी में फर्क है। बीजेपी जैसे कि? इस बार जैसे 21 में जैसे है, बीजेपी बहुत ही वॉसिफरस कैंपेन किया था। वो उस मतलब अटैक तृणमूल पे, ममता पे सीधा सीधा अटैक, और ये हिंदू निजी मुसलमान हमले वाला, किए थे। हाँ, और ये हिंदू मुसलमान वाला इशू लेके हर सभा में, हर जहाँ भी उनके लीडर्स रैली कर रहे थे उसको उछाल रहे थे। जी। इस बार आप देखिए थोड़ा टोन डाउन है। तो इस बार क्योंकि बीजेपी का स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा सा ममता का जो सरकार है वहाँ पर उसको बांधने की कोशिश की है, और उसके ज़रिए शायद वो उनको लगता होगा कि इलेक्शन पे ज़्यादा काबू रहेगा उनका। तो इसके वजह से ये जो तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है, जिसको नजदीक कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ। इसका जो तरीका बदला हुआ है, इसके वजह से कुछ फर्क पड़ सकता है। अच्छा। लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा है, मुस्लिम पार्टीज जब आ जाते हैं, एक चीज़ मैं बताऊं कि लास्ट टाइम ओवैसी नहीं थे, लेकिन आईएसएफ ने कांग्रेस और इनके साथ लेफ्ट के साथ गठबंधन करके वो जो गठबंधन था उनको किसी को कोई वोट नहीं मिला था, सिर्फ आईएसएफ के एक बंदे को एक सीट मिला था। ठीक है, सिद्दीकी को। और वही एक ऑपोजिशन, उस तरफ से ऑपोजिशन सीट असेंबली में था। बिल्कुल। तो उन्होंने तो ऑब्वियसली कुछ मुस्लिम वोटर्स को ही अपील किया है, जो जिसके वजह से उनको ये वोट मिला। खैर वो अलग बात है कि उनकी जो अपना जगह है जहाँ से वो लड़ रहे थे, उनका वहाँ खुद का पॉपुलैरिटी भी था, तो वो भी ऐड होता है। अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं, पहली बार उन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे, तो उसके वजह से उनको भी वोट मिला। और ठीक है। और जब हम बीजेपी की रणनीति की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे, तो जो बात अजीत सर कह रहे हैं कि वो डिफरेंट तरीके से पोलराइज करते हैं, आप भी उससे इत्तेफाक रखती हैं या आपको कुछ और फैक्टर्स भी लगते हैं? नहीं, बात ये फैक्टर जो है जो अजीत जी ने अभी कहा, ये बिल्कुल सही है। तो लेकिन उसके साथ साथ दो चार चीज और जुड़ जाता है, जैसे कि आप मतलब ये पोलराइज करने का जो तरीका, अब आप बंगाल में जो है ना ओपनली पोलराइज्ड, मतलब आप एक राइट करा दिए तो आपको फायदा हो गया चुनाव के मैदान में, उस तरह से थोड़ा मुश्किल है करना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहाँ इतना सारा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन इज फेयरली हाई, तो इतना सारा पॉपुलेशन है, और वहाँ ना पॉकेट्स नहीं है। एक्चुअली कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ सीट्स में उनका डोमिनेशन हो सकता है, बट अगर आप देखिएगा तो पूरा स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम वोटर्स का प्रेजेंस है। ठीक है। तो आप ना जब पॉकेट्स होता है तब आप एक पॉकेट में दंगा करा के दूसरा पॉकेट में उसका फायदा ले सकते हैं कभी कभी वो, लेकिन इस माहौल में वो नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्या स्ट्रैटेजी होता है कि आप थोड़ा साइलेंटली पोलराइज कर रहे हैं, और उसी में लग रहा है कि आज जब ये हुमायूं कबीर
तृणमूल से निकल के पहले वो बीजेपी में रहा है, बीजेपी से तृणमूल में गए थे, अभी फिर बीजेपी में नहीं गए हैं, अपना पार्टी बनाया है, हाँ। ठीक है, तो अवतार अलग है उनका। लेकिन आप बताएं मुझे कि अगर वो बोल रहे हैं कि वो 190 सीटों पे कैंडिडेट डालेंगे, तो उसका पैसा कौन भर रहा है? तो कहीं ना कहीं से ये आ रही है ना, तो कोई ना कोई उसको बैक तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये ए टीम, बी टीम, सी टीम किसका कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वोटर को तो ये थोड़ा बात समझ में आएगी कि इन्होंने कल पार्टी चालू की और हम आज इनके पीछे पीछे चले जाएंगे, कल वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन रहा है। बिल्कुल। अगर बीजेपी भी जीत जाए, वहां भी हुमायूं कबीर तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे ना। बिल्कुल। तो इसलिए उनके अंदर भी थोड़ा हिचक होगा। ठीक है, तो अजीत सर, ये हुमायूं कबीर की बात अब जब खुली गई है, तो आपको लगता है कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से आगे कोई इम्पैक्ट ले पाएंगे? वहां पर जिस तरह से आपने भी कहा कि एक बड़े अंतर से वो जीते थे, लेकिन क्या उस तरह का इम्पैक्ट बंगाल के दूसरे क्षेत्रों में वो बना पाएंगे? देखिए, चुनाव में होता क्या है ना कि अक़लियत को जब टिकट नहीं मिलता है तो, और ये बात पूरे भारत में है, इस पर जब भी उनको टिकट उनका काट दिया जाता है तो फिर कुछ अक़लियत का वोट छिटक के वहां चला जाता है। एक थियरी मैंने पहले भी बिहार के लेवल पर यह बात कही थी, वो ये है कि जब अक़लियत का वोट 30% के ऊपर होता है तो अक़लियत के वोटर अक़लियत के कैंडिडेट को वोट देते हैं, पहली बात। जब 30 और 10% के बीच होता है तब वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो बीजेपी को हराई उसको वोट देते हैं। और जब 10% के नीचे होता है, इसको कहते हैं हैरी ब्लेयर थीसिस। अब हैरी ब्लेयर पूरे भारत के अक़लियत पर स्टडी करके उन्होंने बड़ा ब्रिलियंट थीसिस दिया था। 10% के नीचे होता है तो जैसे बाकी पार्टीज वोट करते हैं वैसे अक़लियत के वोटर भी वोट करते हैं। तो क्या है कि ये जो नॉर्थ जो इलाका है उसका जो एक सेक्शन है, कुछ बिहार वगैरह से जो साउथ है, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो पर्टिकुलरली 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बड़े हाई तादाद में, जैसे सीमांचल में बिहार में है, तो करीब करीब कुछ लोग कहते हैं 70% मुसलमान वोट है। तो वहाँ क्या होगा, वो डिवाइड होगा ही क्लास लाइंस पर। अक़लियत का कैंडिडेट खड़ा होगा यदि तगड़ा कोई, तो उसको वोट देंगे। जिसका टिकट कटेगा तृणमूल से वो कुदक के, एक मैंने कहा ना कुछ बिहार में कांग्रेस में चला गया, कोई आके हुमायूं कबीर के पास आ जाएगा, कोई मान लीजिए ओवैसी जी के पास आ जाएगा, तो उसका जो है लॉयल्टी जाएगा। अब वो जीते चाहे नहीं जीते, वो तृणमूल को डैमेज कर देगा। याद रखिएगा 2021 में ना ओवैसी थे, ना SIR था, ना हुमायूं कबीर थे। तो इसका मतलब है कुछ तो असर करेगा, तो और फायदा इससे भाजपा को होगा। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी से आप बताइएगा, बिल्कुल संक्षेप में आंसर कीजिए कि क्या ममता का जो फिर भी जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इतना ज्यादा छिटक पाएंगे ये सारे मिलकर भी, आपको लगता है? नहीं, उतना ज्यादा छिटकने की जरूरत नहीं है ना। 10% का अंतर था। 10% तो बहुत हो जाएगा। 10% पे क्या होता है ना, स्विंग फैक्टर सोचिए, इधर से यदि 5.5% उठ के उस तरफ चला जाए तो ममता हार जाएंगी ना। 5.5%। आपको लगता है कि इतना अंतर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना 70 सीट है, 294 में 70 सीट है। अच्छा याद रखिएगा, 77 सीट पहले भी बीजेपी जीती है, बिल्कुल जीती है। 70 सीट है जहां पर मेजॉरिटी में तृणमूल 5000 से कम वोट से जीता है। तो वहां यदि हुमायूं कबीर 3000 वोट काट लेंगे, कहीं 2000, कहीं 1500, तो बीजेपी जीतेगा। जोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, 77 प्लस हो सकता है 70। और एक और, मैंने स्वपन दास गुप्ता जी जो इस बार रासबिहारी से लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे लंबी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था हम तो सोचते ही नहीं है वो 32% हमारा है, बट 68% में 55% हमारे साथ 2021 में भी था। हम चाह रहे हैं कि मतलब हिंदू वोट, उसमें हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 5% का बढ़ोतरी हो जाए तो हम तो चुनाव जीत लिए। ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी का। वो बहुत ही संक्षेप में आप बताइए, आपको लगता है कि जो भी फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे अब तक, अब क्योंकि हम शो खत्म करने पर आ रहे हैं, क्या इतना अंतर पड़ पाएगा कि ममता बनर्जी को डैमेज कर जाएं ये लोग? कुछ तो डैमेज हो सकता है, लेकिन मुझे अभी डैमेज में हार के सेंस में कह रही हूँ। नहीं, हार के सेंस में मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने अभी पहले आपको कहा कि
ठीक है 60-70 सीटों में उनका डोमिनेशन हो सकता है माइनॉरिटीज़ का, लेकिन पॉइंट ये है कि सारे ऑलमोस्ट सारे सीट्स पे मुस्लिम फैक्टर है, तो वो भी एक बात है क्योंकि उसके वजह से जो है ना, आप ठीक है आप 60-70 सीट में शायद आपका वोट थोड़ा बहुत इधर से उधर बिखर गया और उसके वजह से कुछ सीट्स आपके हाथ से चले गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, और 2 फेज में इलेक्शन हो रही है, तो पहला फेज में जो हो जाएगा उसका इम्पैक्ट, उसमें क्या हुआ सब पे सब लोग नजर रखेंगे और फिर इधर से देखेंगे कि वहाँ हुआ क्या है, उसके हिसाब से वोटर भी बहुत मतलब एक्टिव फैक्टर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना नहीं फर्क पड़ेगा कि उसके वजह इस फैक्टर के वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार जाए। एक लास्ट पॉइंट खाली बोलना चाहता हूँ, ये नहीं पता कि जीतेगा कौन, पर 2 चीज मैं प्रिडिक्ट आज कर रहा हूँ। एक, जीत हार का जो परसेंटेज वोट जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, 2-3% से जो भी जीते, भाजपा या ममता। अच्छा। और दूसरी बात है जो मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, वैसे भी बंगाल में मतदान ज्यादा होता है, इस बार भयानक मतदान होगा बंगाल में। SIR हुआ है, जो इतना दूर जाके अपना नाम चेक कर रहा है वो जरूर वोट देगा। तो यदि अखिलियत का भयानक रूप से यदि बड़े तादाद पे यदि टर्नआउट हो तो एडवांटेज हो जाएगा ममता को। यदि हिंदुओं का बहुत जोर से टर्नआउट हो तब एडवांटेज होगा भाजपा को। तब देखना होगा कि जो बातें अजीत सर और महुआ दोनों कह रहे हैं कि इस बार क्या मतदान ऐसा होगा बम्पर जो वाकई में कोई इम्पैक्ट डाल पाए। और जीत के अंतर का प्रेडिक्शन जो अजीत सर कर रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन से इस बार जीत का अंतर तय होगा, लेकिन फिर भी इंतजार अभी रहेगा क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये गहमा गहमी और बढ़ेगी, आरोप प्रत्यारोप और बढ़ेंगे। बंगाल का संदेश में आज इतना ही। नमस्कार।